नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों की। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र ने 3 मुख्यमंत्रियों की सरकारें देखी हैं। वहीं बीते 25 साल में राज्य की सत्ता के 7 मुख्यमंत्रियों के हाथों में रही है। साथ ही हम यवतमाल विधानसभा का लेखा जोखा पेश करेंगे। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार खराब होते हालात पर हमारी रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात करेंगे मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में माता श्री महालक्ष्मी मंदिर की। जो अब चलते हैं खबरों के विस्तार। बीते 5 साल में महाराष्ट्र ने 3 मुख्यमंत्रियों की सरकारें देखी हैं। वहीं बीते 25 साल में राज्य की सत्ता 7 मुख्यमंत्रियों के हाथों में रही है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के पिछले 47 वर्ष में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस रिपोर्ट को देखें। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बता दें कि राज्य में एक चरण में विधानसभा चुनाव होना है। यहां 20 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्शन में ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे कर्नाटक में रहने वाले जो मराठी भाई हैं उनको वहाँ बहुत तकलीफ दी जाती है, मुद्दा है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, 865 गांव है ये जो बॉर्डर के, उसमें हमारी जो स्कीम है वो लोगों को, हमारे मराठी भाषी को हमने लागू की है, इसलिए उसका कोई सवाल नहीं है। ये तो इश्यू महाराष्ट्र में नहीं है, सिर्फ भाषा का समस्या कर्नाटक में है। इसके लिए चुनाव को कुछ लेना देना नहीं है भाषा के इश्यू पे। उधर पार्टी के आधार पे चुनाव होता है। कर्नाटक में सिर्फ भाषा के आधार पर कुछ चुनाव होता है, तो इसके लिए कोई लेना देना नहीं है। अभी भी महाराष्ट्र के लोग दबाव डाल रहे बेलगाम को महाराष्ट्र के अंदर लेने के लिए। एमईएस भी इस पर जुड़ा हुआ। वो तो हमेशा रहने वाला, जब तक ये रहेगा तब तक तो ऐसे पॉलिटिकल इश्यू है वो तो रहेंगे। अभी वो साल मेरे ख्याल से खत्म होगा, ऐसे नहीं है। ऐसे महाराष्ट्र में जहाँ लोग है वहाँ खुशी है। महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में लोग खुश है, सभी लोग हैं। जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दोनों प्रमुख गठबंधन महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी ने अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। In ongoing Maharashtra assembly elections, there are so many factors are ruling the election of the Maharashtra. As far as border dispute is concerned, MES leaders already have approached Maharashtra various political leaders to include border dispute in their manifesto. It is not the first time what they are demanding, but unfortunately it has become very weak. That MES or Shiv Sena and Belgaum, they have become very weak in since if I see in since 40 years history. I once again I wanted to tell it is utterly foolishness of the MES leaders to get the political mileage of the border dispute, because thousands of people, thousands of innocent Marathas already have joined mainstream of the Karnataka. सब बहुत हमको देखने को मिलता कि बॉर्डर इशू है, भाषा का बहुत बड़ा इशू है करके, पर धीरे धीरे करके कर्नाटक के जो भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का, आते मतलब जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वो भी एडजस्ट हो गया। और महाराष्ट्र से बेहतर उनको कर्नाटक सरकार ने सुविधा करके दिया है। कर्नाटक की योजनाओं को बहुत पसंद करते। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ी भाजपा और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। महाराष्ट्र ने बीते 5 साल में 2 प्रमुख पार्टियों में बगावत के साथ साथ 3 मुख्यमंत्री भी देखे हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसा कुछ नहीं, सभी एक साथ है। कन्नड़ा मराठी सब एक ही है। हाँ, एक ही है। ऐसा कुछ भेदभाव नहीं, भेदभाव कुछ नहीं। कर्नाटक के सभी योजना मराठी लोगों की है, मराठी लोग सभी एक साथ है। क्या बोलते हैं सर, ये भाषा विचार में सिर्फ पॉलिटिक्स करते क्या करते हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं। अभी हम तो अभी इधर किलो भी घूमता नहीं। चलो अभी तो हमारे हम अभी देखता है ना, वो सभी तो ठीक है। ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಗರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡಿ
ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಏಕತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ನಾಡಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಭಾಷಾ ಒಂದು ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ತರಬಾರದು. पिछले 5 विधानसभा चुनावों का क्या रहा परिणाम? 1999 किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 288 में से 75 सीटें जीतकर 7 कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2004 में हुए चुनाव में एनसीपी 71 सीटों 18.75% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 82 सीटों 21.1% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2014 का चुनाव बीजेपी ने फतह किया था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच था। पहला भाजपा और शिवसेना का गठबंधन, जिसकी उस वक्त सरकार थी। वहीं विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे। 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ी भाजपा और शिवसेना को नतीजों में बहुमत मिला। बाद में मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इसके बाद राज्य में कई बार राजनीतिक उठापटक हुई। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अगर लोकसभा चुनाव जैसा ट्रेंड रहा तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। वहीं विपक्षी गठबंधन के सर्वे में एमवीए को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सिंपैथी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र चुनाव के घमासान के बीच यवतमाल विधानसभा का लेखा-जोखा खास है। दरअसल यवतमाल जिले में महंगाई, पेयजल, बढ़ता क्राइम और किसानों के मुद्दे अहम हैं। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र चुनाव, यवतमाल विधानसभा का लेखा जोखा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 116 से 551। अनोखे नवरात्रि उत्सव के लिए जाना जाता है शहर। जिले में महंगाई, पेयजल, बढ़ता क्राइम और किसानों के मुद्दे अहम। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम। बीजेपी के मदन मधुकर राय यारावत को 80,425 वोट मिले। कांग्रेस के अनिल मंगुलकर को 78,172 वोट मिले। आईएनडी के संतोष मारोतराव धावले को 38,345 वोट मिले थे। राजनीतिक दलों के लिए किसानों के जुड़े मुद्दे वादों में तो दिखते हैं, लेकिन उन वादों की हकीकत कुछ और ही होती है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। ऐसे में कपास उत्पादन क्षेत्र यवतमाल के किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। साथ ही महंगाई और किसानों की खुदकुशी के मुद्दे भी उठा रहे हैं। यवतमाल में किसानों का दावा है कि ओपन मार्केट में उन्हें जो कीमत मिलती है उससे बस प्रोडक्शन कॉस्ट ही निकल पाती है, मुनाफा तो बहुत दूर की बात है। यवतमाल जिला जो है ना कॉटन उत्पादक जिला है और यवतमाल जिले में ज़्यादा से ज़्यादा किसान कॉटन और सोयाबीन का उत्पादन करता है। आज यवतमाल जिले की पहचान जो है तो पूरे विश्व में जो है तो सबसे ज़्यादा यहाँ का किसान आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, ऐसी पहचान है। बड़े हमारे लिए शर्म की बात है।
यहाँ का मुद्दा होना चाहिए कि यवतमाल के किसानों को जो कॉटन का भाव है, यवतमाल के किसानों को जो सोयाबीन का भाव है, वो योग्य भाव मिलना चाहिए। क्या यवतमाल जिला बोले तो ये कॉटन सिटी के नाम से पहचाने जाता है। ये यवतमाल जिले में जितने काश्तकार बांधव है ये सब नाराज है, क्योंकि यवतमाल जिला बोले तो आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि किसानों का कहना है कि पिछले 10 से 15 सालों में फसल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत और ज्यादा बढ़। यवतमाल में सबसे बड़ा मुद्दा है क्राइम का। यवतमाल का क्राइम रेट महाराष्ट्र में नंबर 1 है। मुंबई से भी ज़्यादा क्राइम यवतमाल में है। उसके बाद में सबसे उसके सेकेंडरी ये है कि यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी होने की वजह से लोग जो है वो नशे की तरफ लिप्त हो रहे हैं, गांजा, ड्रग्स इस तरीफ में। और उसके बाद में उसी वजह से जब वो दारू ड्रग्स के नशे में जाते हैं तो वही लड़के वो क्राइम की तरफ अग्रेसिव हो रहे हैं, क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। यवतमाल में स्थानीय लोगों के लिए बढ़ता क्राइम भी एक अहम मुद्दा है। कुछ लोग तो इसे राज्य की क्राइम कैपिटल भी बताते हैं। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, जो इलाके में क्राइम बढ़ने की प्रमुख वजहों में से एक है। वहीं लोगों ने जिले के आदिवासी समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी चिंता जताई। उनका कहना है कि आदिवासी लोगों के पास सरकारी दस्तावेज नहीं होने की वजह से उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। आमच्या आदिवासी बांधवांना आजपर्यंत काहीच योजना मिळाली नाही, घरकुल नाही, नाल्या नाही, काही नाही, पाण्याची व्यवस्था नाही आणि आमच्या गरिबावर लक्ष नाही आहे। सरकार एवढं आमच्यावर दुर्लक्ष करून आम्ही आदिवासी बांधवांना काहीच मिळाले नाही। आणि परंतु आम्ही आतापर्यंत आमचे आधार कार्ड, आदिवासीचे जन्म कुठं शेती आपल्या पहाडाने झालेले त्याले आधार कार्ड नाही भेटलं, त्याले कास्ट नाही भेटलं, काहीच नाही त्याचं, म्हणजे कागदावर काही नाव निशाण नसल्यामुळे त्याला काहीच भेटू शकत नाही। आपको बता दें कि यवतमाल जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। वाड़ी, रालेगांव, यवतमाल, दिग्रास, अरनी, पुसाद और उमरखेड़, जिन पर 20 नवंबर को मतदान होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ चुकी है। खराब हवा की वजह से सांस के मरीज बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर AQI लगातार गिरता जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इसका ज्यादा असर हो रहा है। कई इलाकों में AQI 300 के पार तक पहुंच गया। इस रिपोर्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात खराब हवा की वजह से बढ़ गए हैं सांस के मरीज। लगातार गिर रहा है AQI। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर ज्यादा असर। कई इलाकों का AQI 300 के पार। दिल्ली के अस्पतालों में सांस संबंधी रोगियों का इलाज कराने वाले लोगों की संख्या में इन दिनों तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली की खराब हवा ने बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर ज्यादा असर डाला है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके पास आने वाले ज्यादातर मरीज फेफड़े, कान, नाक और आंखों से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जो सीधे तौर पर खराब हवा में सांस लेने से बीमार हुए हैं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इस बार सर्दी जल्दी शुरू होने की वजह से सांस संबंधित बीमारी के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। इनको थोड़ी सी नाक बह रही है, मतलब थोड़ी नाक बह रही है, छींकें थोड़ी आ रही थी, थोड़ी खांसी हो रही थी। तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि डॉक्टर साहब को दिखा देंगे तो बता पाएंगे अच्छे से कि किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं कोई बीमारी ज़्यादा ना बढ़ जाए, कोई दिक्कत बच्चों को ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने दिखाना सही समझा। शायद हो सकता है क्योंकि अभी काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं, मैंने पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में, काफ़ी केसेस आ रहे हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 29 अक्टूबर को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है।
हालांकि पिछले दिनों से तुलना करें तो बीते दिनों के मुकाबले दिल्ली के AQI में मामूली कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI 274 मापा गया और अधिकतर इलाकों का AQI भी 300 के पार बना हुआ है। हालांकि कहीं भी 400 के पार आंकड़ा नहीं गया है। हर साल इस मौसम में दिल्ली की हवा दमघोटू हो जाती है। अभी पिछले हफ्ते भी दिल्ली का AQI 400 के पार पहुंच गया था। ऑर्गन्स बॉडी के जो पोल्यूशन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, एयर पोल्यूशन से, फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स, तो उसके पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, जो सांस लेने की दिक्कत, खांसी वगैरह, एयर नोज थ्रोट मतलब गला ख़राब होना, वो सब, आईज़ क्योंकि आँखें भी अफेक्ट होती हैं पोल्यूशन से, साइकियाट्री डिपार्टमेंट क्योंकि माइंड भी अफेक्ट हो सकता है पोल्यूशन के बढ़ने से, तो उसके पेशेंट्स और स्किन के, तो ये इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। देखो, इस बार दिवाली लेट आई या टाइम पे आई, लेकिन सर्दियां पहले आ गई। सो पोल्यूशन का लिंक मेरे हिसाब से मोर देन दिवाली या पराली ये विंटर से है। विंटर में जैसे एयर हैवी हो जाती है तो पोल्यूशन ग्राउंडेड हो जाता है, ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, तो ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम पिछले 5 साल के कंपैरिजन में देखें तो बरसात बहुत लेट तक चली है इस बार, वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर था, राइट। बट 15 डेज से एक ठंडक आ गई है पूरे एरिया में, उससे पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है। सो एक तरह से विंटर्स जल्दी आने से पोल्यूशन ज्यादा आया है और जल्दी आया है। दिवाली से पहले बिगड़ी दिल्ली NCR की हवा। ग्रेटर नोएडा 221, गाजियाबाद 227, नोएडा 225, गुरुग्राम 233, फरीदाबाद 177। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख है वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाना। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय समय पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उपाय लागू करते रहते हैं। इनमें वाहनों की संख्या नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन स्कीम, निर्माण कार्यों पर रोक और पराली जलाने पर सख्ती जैसी पहल शामिल है। दिल्ली सरकार ने शहर में खराब हवा को सुधारने के लिए ज्यादा संवेदनशील स्थानों पर पानी के छिड़काव और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में माता श्री महालक्ष्मी का एक ऐसा मंदिर है जहां लोगों को प्रसाद में आभूषण बांटे जाते हैं। धनतेरस के दिन से मंदिर करोड़ों रुपए के आभूषण से सज जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। देश का पहला श्री महालक्ष्मी मंदिर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मंदिर के प्रसाद को लेकर उत्साह खास होता है। जी हाँ, ये आपको मजाक लग सकता है, लेकिन ये सच है। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भेंट के रूप में भक्तों की तरफ से चढ़ाया जाता है, वो उसी साल के अंत में दोगुना हो जाता है। खास तौर पर दिवाली के समय इस मंदिर में खूब भीड़ होती है। दिवाली से पहले लोग यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ नोटों की गड्डियाँ और आभूषण लेकर आते हैं। उस दौरान इन नोटों की गड्डियां और आभूषणों को मंदिर में ही रख लिया जाता है। साथ ही इसकी बकायदा एंट्री भी की जाती है और टोकन भी दे दिया जाता है। भाई दूज के बाद टोकन वापस देने पर इसे वापस लिया जा सकता है। दिवाली में सजाया जाता है मंदिर। रतलाम के माड़क चौक में बने श्री महालक्ष्मी के इस मंदिर को दिवाली के समय मनोहारी ढंग से सजाया जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो गहनों और नोटों से मंदिर को सजाने की इस अनोखी परंपरा में पिछले कई वर्षों से कभी कोई गहना गायब नहीं हुआ, जो भक्तों के बीच एक गहरी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति को 5 हाथियों पर विराजमान दिखाया गया है और उनके साथ भगवान गणेश तथा मां सरस्वती की प्रतिमाएं भी हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में लगे आभूषणों की कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक होती है। यहाँ की सजावट को देखकर लगता है कि इतना सारा धन मंदिर को दान में मिलता है। हकीकत ये है कि धन मंदिर को दान में नहीं बल्कि सजावट के लिए श्रद्धालु देते हैं। बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि ये अवसर हमें मिल पाया है। अद्भुत, ऐसा कभी नहीं देखा था और शायद जीवन में कभी अवसर मिले ऐसा देखने का।
माता की कृपा सब पे बनी रहे, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, यही हमारी कामनाएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद में मिलती कुबेर की पोतली। दिवाली के बाद जो भी भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए जाता है उसे प्रसाद के रूप में पूर्व में दिए हुए आभूषण दिए जाते हैं। साथ ही जिसने नकदी दी उसको नकदी दी जाती है। इस प्रसाद को लेने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। भक्तों का कहना है कि वे इस प्रसाद को सगुन मानकर कभी भी खर्च नहीं करते बल्कि संभाल कर रखते हैं। इतना ही नहीं, साथ में कुबेर की पोतली मिलती है जो कि सभी भक्तों को दी जाती है। इस पोतली को लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। क्या नाम है आपका? शानू। कहाँ से आई हैं? नागदा से। कैसा लगा? आप लोग पहली बार दर्शन कर रहे हैं? मैंने बहुत सुना था यहाँ का, बहुत वीडियो भी देखे थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मन को बहुत शांति मिलती, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, महालक्ष्मी और फिर कुबेर का खजाना। कुबेर का खजाना, हाँ नहीं बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सुना था यहाँ का काफ़ी सालों से और आज आके देखा मैंने, इतना सुंदर नज़ारा, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग सुबह सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे, हम लोग 3 बजे निकल के यहाँ पर आए और यहाँ की आरती अटेंड करने के लिए बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धनतेरस के दिन खुलते हैं कपाट। श्री महालक्ष्मी के इस मंदिर के कपाट वैसे तो पूरे साल खुले रहते हैं, लेकिन खास सजावट के बाद कपाट ब्रह्म मुहूर्त में खुलते हैं और ये शुभ दिन होता है धनतेरस का। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस मंदिर के कपाट को खोल दिया जाता है। इस दिन कपाट खुलने के बाद दिवाली के बाद तक कपाट खुले रहते हैं। 5 दिन तक इस मंदिर में दिवाली के पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी अपने आभूषणों को महालक्ष्मी के श्रृंगार के लिए लाता है उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मंदिर में महिलाओं को प्रसाद के रूप में श्री यंत्र, सिक्का, कौड़ियाँ, अक्षत, कुबेर पोतली दी जाती है जिन्हें घर में रखना शुभ माना जाता है। मंदिर की सुरक्षा के लिए 4 गार्ड और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मंदिर के पास स्थित माड़क चौक पुलिस थाना में भी 24 घंटे फोर्स तैनात रहती है। इस तरह रतलाम का महालक्ष्मी मंदिर अपनी विशिष्ट परंपराओं और भव्य साज सज्जा के कारण देश भर में प्रसिद्ध है, जहाँ भक्तों की श्रद्धा और आस्था एक अद्वितीय रूप में माँ लक्ष्मी के प्रति व्यक्त होती है। आज मेरे द्वारा महालक्ष्मी मंदिर का जो है परिवार के साथ भी मैं आया था। साथ ही सुरक्षा के कारणों का जो है, सुरक्षा की भी जो भी इंतजाम किया गया है उसको भी जो है देखा गया है। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, साथ ही साथ स्टैटिक फोर्स लगाया गया है। जो अभी भीड़ है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ जो है प्रॉपर बल भी लगाया गया है। अब मैंने एडिशनल एसपी को भी निर्देशित किया है कि अपनी टीम के साथ लगातार लगे तो अच्छे से दिवाली हो, सभी रतलाम वासियों के लिए अच्छी दिवाली, उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। कहीं नहीं है ऐसा मंदिर। कहा जाता है कि पूरे भारत देश में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है। सोने चांदी के आभूषणों, हीरो जवाहरातों व नकदी राशि से श्री महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। रतलाम से के न्यूज के लिए संवाददाता राहुल बैरागी की रिपोर्ट। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।